देवराज, जो जल्द ही 12 साल का होने वाला था, 1.5 साल पहले से अलग था। उसका सुंदर चेहरा और नाजुक गाल ज्यादा सख्त लग रहे थे। पहले कमजोर और सुंदर दिखने के बजाय वो अब काफी हटा कट्टा लग रहा था। उसका शरीर अब भी दुबला पतला और सुडौल था और उसके कंधे चौड़े हो गए थे। उसका रूप रंग बिल्कुल बेदाग था। लीना, तुम्हें क्या हो गया है? वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुमसे 8 साल छोटा है। मुझे मत बताओ कि तुम उस बूढ़ी गाय की तरह बनना चाहती हो जो मुलायम घास खाती है। उसने मन ही मन खुद को धिक्कारा। उसे काफी दृढ़ निश्चय होना चाहिए था, लेकिन साथ ही वो देवराज से बहुत प्यार करती थी। दरअसल वो घर में सबसे छोटी थी और हमेशा एक छोटे भाई की चाहत रखती थी। इसलिए हालांकि वो काफी समय से देवराज के साथ नहीं थी, फिर भी मन ही मन वो उसके बेहद करीब महसूस करती थी। वाह छोटे भाई, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी आंखों का रंग ऐसा नहीं था। ये पहले गहरे नीले रंग की हुआ करती थी, तो अब ये सुनहरी क्यों हो गई है? देवराज को होश आया और उसने अपना सिर खुजलाया। पिताजी ने मुझे दिव्य जागृति से गुजरने में मदद की थी और फिर ये ऐसी हो गई। लीना अवाक रह गई। दिव्य जागृति से आंखों का रंग बदल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं? तुम कहते हो कि दिव्य जागृति हो चुकी है, तो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा 200वें स्तर को पार कर चुकी है। जल्दी से बताओ बड़ी बहन, तुम्हारी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर कितना ऊंचा है? देवराज ने सिर हिलाया और कहा, बड़ी बहन, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। सच तो यह है कि मेरे पिता ने मुझे इसे जाहिर करने से मना किया था। अचानक लीना को जैसे कुछ समझ आ गया हो। उसने अपना मुंह ढक लिया और फिर धीमी आवाज में बुदबुदाई, हे भगवान, 12 साल से कम उम्र का एक तीसरा कद का शूरवीर। चलो, मैं तुम्हें अंकल नलिन सेन से मिलवा रही हूं। तुम्हारी तरक्की देखकर वे बिल्कुल डर जाएंगे। मुझे क्या डराएगा? थोड़ी शरारती सी आवाज सुनकर देवराज और लीना ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि नलिन सेन अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आया था। देवराज को देखकर नलिन सेन काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत गंभीर भाव धारण कर लिए। वो जल्दी से देवराज के सामने गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, उस दिन क्या तुम्हारे गुरु नहीं थे कि? देवराज थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो जल्दी से समझ गया कि उसका क्या मतलब है और गर्व से सिर हिला दिया। नलिन सेन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में श्रद्धा की एक तीखी और गर्म भावना दिखाई दे रही थी। मुझे पता था, लीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अंकल नलिन, आप दोनों चुपके से क्या बातें कर रहे हैं? नलिन सेन ने गंभीर भाव से पूछा, आप अभ्यास के लिए क्यों नहीं गए? आप पहले से ही 7वें दर्जे के शूरवीर हैं, इसलिए ग्रैंड नाइट का स्तर पार करने से पहले आप जादुई शिकार चयन और प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस जादुई चयन में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लीना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और देवराज की ओर देखा। छोटे भाई, मैं पहले अभ्यास करने जा रही हूं। शाम को रात का खाना मेरा होगा। मैं तुम्हें भरपेट भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। ही बात खत्म करते ही वो मुड़ी और बाहर भाग गई। नलिन सेन ने एक असहाय मुस्कान और साथ ही स्नेह भरे लहजे में कहा, ये बच्ची जल्द ही 20 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत शरारती है। सामान्य घरों से आने वालों की इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। पीछे मुड़कर नलिन सेन ने देवराज की ओर देखा और फिर सिर हिलाया और कहा, देवराज, मेरे साथ आओ। देवराज उसके साथ दूसरी मंजिल पर स्थित उसके कार्यालय में गया, जहां नलिन सेन अपनी चिंता को और नहीं रोक सका। विनाश और सहार का दिव्य सिंहासन। देवराज, क्या तुम जानते हो कि राक्षस जाति का ये आश्चर्यजनक हमला कितना बड़ा था? लेकिन तुम्हारे गुरु के एक ही प्रहार से उनकी 5 सेनाएं गठबंधन की सीमा से भाग गई। वो तुम्हारे गुरु हैं, है ना? क्या मुझे वरिष्ठ शौर्य देव से मिलवाना संभव होगा?
देवराज ने अपना सिर हिलाया। नलिन हॉल मास्टर, वो चले गए। ये तुम्हारे लिए है। बोलते हुए उसने वो पत्र निकाला जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था और उसे नलिन सेन को दे दिया। नलिन सेन खुद को रोक नहीं सका और पत्र को खोलने के बाद उसे देखा और उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक तुरंत दिखाई दी। पत्र की सामग्री को देखते हुए उसने देवराज की ओर अविश्वास से भरी एक नजर दिखाई। तुम तो असल में सीनियर शौर्य देव के बेटे थे, लेकिन सीनियर शौर्य तुम्हें हमारे साथ गार्जियन नाइट्स की क्षमताओं का अध्ययन क्यों करने देते? प्रतिशोध नाइट का रास्ता क्यों नहीं? सीनियर शौर्य नाइट एलायंस के नंबर 1 प्रतिशोध नाइट है। देवराज ने कहा, नलिन हॉल मास्टर, पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं सब कुछ बताऊं, इसलिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो उनके पत्र में नहीं लिखा था। नलिन सेन ने गहरी सांस ली और पत्र को बड़ी सावधानी से रखते हुए कहा, ठीक है, चाहे जो भी कारण हो, मैं सीनियर शौर्य के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता। अब से आप सूरजगढ़ हॉल के एक सच्चे सदस्य बन जाएंगे। मैं आपको प्रशिक्षित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। अपने पत्र में सीनियर शौर्य ने स्पष्ट किया था कि वह चाहते थे कि आप जादुई चयन में भाग लें। मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा। देवराज ने अपनी मुद्रा सीधी की और नलिन सेन की ओर एक साधारण नाइट सैल्यूट के साथ देखा। नलिन सेन ने कंधे थपथपाए और कहा, भविष्य में आप लीना की तरह होंगे, इसलिए मुझे अंकल नलिन कहिए। सच कहूं तो मैं आपको जो नाइट स्किल्स दूंगा वे मेरे ईमानदार दृष्टिकोण से अपूर्ण है, लेकिन मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में आप निश्चित रूप से हमारे सूरजगढ़ हॉल की सबसे बड़ी शान बन पाएंगे। आइए, मैं आपको पास के एक स्थान पर ले चलता हूं जहां मैंने आपके ठहरने की व्यवस्था की है। धन्यवाद, अंकल नलिन। सूरजगढ़ हॉल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यह निश्चित रूप से केवल देवराज की दृष्टि तक ही सीमित नहीं था। हॉल के पीछे से भी एक बड़ा क्षेत्र था। 3 मुख्य भागों में से एक भाग ऐसा था जहां शूरवीर विश्राम कर सकते थे और एक सार्वजनिक चौक भी था जहां वे शूरवीरों के रूप में अभ्यास कर सकते थे और नाइट हॉल से संबंधित ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते थे। सूरजगढ़ शहर के केंद्र में गांवों और छोटे कस्बों से नाइट स्क्वायर के समूह का सूरजगढ़ हॉल में अपनी परीक्षा के लिए आगमन निर्धारित 3 वर्षों में होता था। जो लोग मानक नाइट बनने में सफल होते वे अध्ययन और अभ्यास के लिए सूरजगढ़ हॉल में रह सकते थे। यदि वे 5 वर्षों के भीतर तीसरे चरण को पार कर लेते तो वे सूरजगढ़ हॉल के साथ साथ नाइट हॉल के भी वास्तविक सदस्य बन जाते। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो इन मानक नाइट्स के लिए सेना में भर्ती होने या नाइट मंदिर में किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय करने का विकल्प होता। दरअसल देवराज ने सूरजगढ़ हॉल का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही देखा था। असली सूरजगढ़ हॉल दरअसल इसी बाहरी हिस्से के पीछे छिपा था। वहां 100 शूरवीर और 2000 मानक शूरवीर रहते थे, लेकिन नलिन सेन के अनुसार बाहरी दिखावे के अलावा सूरजगढ़ हॉल में एक पृथ्वी शूरवीर और 7 महाशूरवीर भी थे। जो भी महाशूरवीर के पद तक पहुंच पाते वे देरस्वेर शूरवीर मंदिर में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए निकल पड़ते। पदों में अंतर के साथ साथ रहने की परिस्थितियां भी अलग अलग होती थी। मानक शूरवीरों को 4 लोगों के बीच एक कमरा साझा करना पड़ता था, लेकिन हर असली शूरवीर का अपना कमरा होता था। नलिन सेन ने देवराज के कमरे को लीना सिंह के कमरे के बगल में रखने की व्यवस्था की और खाने के बाद नलिन सेन ने देवराज से कहा कि वो दिन के बाकी समय आराम करे। अगले दिन वो अभ्यास के लिए वापस आएगा। जब लोग तीसरे चरण पर पहुंचते, चाहे वे किसी भी मंदिर से आए हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता, क्योंकि युद्ध में राक्षस जाति के विरुद्ध वे मुख्य शक्ति होते। देवराज का कमरा उस समय असली शूरवीरों के लिए आरक्षित एक 3 मंजिला मठ के अंदर था। ये एक सुइट था। इसमें एक शयन कक्ष, अभ्यास के लिए एक शांत ध्यान कक्ष और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए एक निजी स्नानघर था। ध्यान कक्ष के अंदर कुछ प्रकाश आधारित जादुई क्रिस्टलों से घिरा एक साधारण जादुई घेरा था।
चूंकि कमरे के अंदर प्रकाश तत्व का आकर्षण बाहर की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए अंदर अभ्यास करने पर इसका एक अतिरिक्त प्रभाव पड़ता था। प्राप्त उदारता से अप्रभावित देवराज ने अंतरिक्ष वलय से अपने कपड़े निकाले और खुद को थोड़ा व्यवस्थित किया और अभ्यास करने के लिए ध्यान कक्ष में चला गया। अभ्यास से समय बहुत तेजी से बीत गया। पूरी दोपहर जल्दी ही बीत गई। रात होने से पहले दरवाजे पर एक स्पष्ट लेकिन शांत दस्तक की आवाज सुनाई दी। कौन है? देवराज अपने शांत अभ्यास से होश में आया। छोटे भाई, मैं हूं। देवराज ने दरवाजा खोला और देखा कि लीना प्रवेश द्वार पर खड़ी है। इस समय उसने अपना हल्का कवच नहीं पहना था, बल्कि सफेद रंग का परिधान पहन रखा था, मानो अभी अभी नहाकर आई हो। उसके गुलाबी बाल, जो कंधों तक लटक रहे थे, अभी भी थोड़े गीले थे। उसका वर्तमान रूप कमवीर और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। मेरे साथ आओ, अंकल नलिन चाहते थे कि मैं तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा की परीक्षा लेने ले जाऊं, लेकिन वहां ले जाने से पहले चलो एक अच्छा स्वागत भोज करते हैं। ओह देवराज, जो अभी भी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना और आध्यात्मिक चूल्हों के ज्ञान का अध्ययन कर रहा था, ने लीना के साथ बाहर जाने से पहले एक सरल उत्तर दिया। लीना ने अपने लंबे बालों को नीले रिबन से पोनी टेल में बांधकर व्यवस्थित किया था। फिर वो देवराज के साथ मुख्य हॉल में वापस जाकर सीधे तीसरी मंजिल पर चली गई। नलिन सेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर वे देवराज के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आपका विश्राम कैसा रहा? क्या आप निवास से संतुष्ट थे? देवराज ने पहले नलिन सेन को सलामी दी, फिर कहा, मुझे ये निवास बहुत पसंद आया। शुक्रिया नलिन अंकल। नलिन सेन हल्के से मुस्कुराए। उन्हें यह बच्चा और भी ज्यादा पसंद आ रहा था। उनके पिता इतने शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने जरा भी अहंकार नहीं दिखाया। आपने पवित्र जागृति पूरी कर ली है, जिससे साबित होता है कि आप में शूरवीर बनने की क्षमता है। हालांकि हमारे सूरजगढ़ हॉल में शामिल होने के लिए हमें आपका पंजीकरण पूरा करना होगा, इसलिए आपकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा का परीक्षण करना जरूरी होगा। कल आपको एक संरक्षक शूरवीर के कौशल और योग्यताएं सीखने के लिए शूरवीर वर्ग में अध्ययन शुरू करना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास आकर सीधे पूछ लीजिए। हाँ, देवराज ने अपनी कलाई हिलाते हुए और धीरे से अपनी पीठ से भारी तलवार निकालते हुए उत्तर दिया, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक प्रतिशोधी शूरवीर के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करे। इसलिए उसने अपनी पीठ पर केवल एक ही भारी तलवार रखी थी। दूसरी तलवार स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष वलय के अंदर छिपी हुई थी। छोटे भाई, तुम गार्जियन नाइट बनना चाहते हो? लीना हैरान दिखी। देवराज हंसा। पिछली परीक्षा से लौटने के बाद मैंने ये चुनाव किया। इस बार परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया औजार पिछली बार जैसा ही था। अभी भी वही काला पत्थर का खंभा। अभी शुरू करो। नलिन सेन ने देवराज की ओर सिर हिलाया। देवराज ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और एक कदम आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में भारी तलवार बिजली की तरह कट रही थी और चमक रही थी। स्पष्ट रूप से सुनहरे प्रकाश की कई परतें ब्लेड के चारों ओर थी। यह कोई कौशल नहीं था, बल्कि ब्लेड में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने से उत्पन्न एक घटना थी। एक पिंग की आवाज धीमी हुई और परीक्षा हॉल की दीवारों से एक नीली चमक धीरे से उठी। चाहे वो नलिन सेन हो या लीना, दोनों घबराहट से काले पत्थर के खंभे के ऊपर घूर रहे थे। 268। वहां एक बड़ी संख्या प्रकट हुई। नलिन सेन और लीना दोनों एक साथ अवाक रह गए और वह चिल्लाई, तुम तीसरे दर्जे के असली शूरवीर बनने से केवल 2 आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर दूर हो। छोटे भाई, क्या तुम सचमुच एक सामान्य इंसान हो? एक तीसरे दर्जे का शूरवीर जो अभी 12 साल का भी नहीं हुआ है। दरअसल 1.5 साल पहले जब लीना पहली बार देवराज से मिली थी, तब वो भी असली शूरवीर के स्तर तक पहुंची ही थी। मात्र 1.5 साल में
देवराज ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा लिया था। हालांकि ये विकास गति इस तथ्य से निकटता से जुड़ी थी कि उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों आध्यात्मिक ऊर्जाएं विकसित हो चुकी थी। फिर भी इसे एक भयानक प्रतिभा कहा जा सकता है। देवराज ने अपनी तलवार रख दी और स्थिर खड़ा रहा। उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा रैंकिंग से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि ये वो असली आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी जिस तक वो पहुंचा था। संत आध्यात्मिक चूल्हे के विलय के बाद उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 50 से ज्यादा स्तरों तक गिर गई थी। अन्यथा उसका आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर चौथे रैंक से भी ज्यादा और लगभग 5वें रैंक के असली शूरवीर के स्तर पर होता। जीनियस, बिल्कुल जीनियस। नलिन सेन बुदबुदाए। लीना सिंह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और गुस्से से देवराज को देखते हुए बोली, यह बहुत अफसोस की बात है कि तुम मुझसे इतने छोटे हो, वरना ये बड़ी बहन तुम्हें जरूर पकड़ लेती। उसे देखकर देवराज शर्माए बिना नहीं रह सका। उसे आज भी वो दृश्य साफ याद था जो 1 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था, जब लीना ने उसका हाथ पकड़कर किसी ऊंची जगह पर, जो बहुत मुलायम थी, टटोला था। चलो, खाने का समय हो गया है। लीना ने देवराज का हाथ खींचा और बाहर भागने से पहले नलिन सेन को कुछ नमस्ते कहा। सूरजगढ़ हॉल से बाहर निकलकर लीना देवराज को घसीटते हुए पड़ोस के एक सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले गई और अंदर चली गई। जैसे ही वे अंदर गए, एक वेटर तुरंत उनकी सेवा करने आया। स्वागत है मिस लीना। लीना ने सिर हिलाया और कहा, हमारे लिए कुछ खाने को लाओ। लीना को देवराज का हाथ खींचते देख वेटर थोड़ा हैरान हुआ। तुम दोनों मेरे पीछे दूसरी मंजिल पर आ जाओ। लीना ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है, हम दोनों मुख्य डाइनिंग हॉल में ठीक रहेंगे। हम वही खिड़की के पास बैठेंगे। मेन्यू निकालो, मुझे भूख से मरना पड़ रहा है। बात करते करते उसने देवराज को खींच लिया और बैठ गई। लगभग इसी समय रेस्टोरेंट का मुख्य हॉल काफी भीड़ भाड़ वाला था। देवराज के साथ बैठते ही लीना ने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने ऐसा इस अंदाज में किया कि देवराज के विचार और भी विस्तृत हो गए। वेटर से मेन्यू लेते हुए लीना ने उस पर 5-6 व्यंजन दिखाए। देवराज अभी भी सोच रहा था कि वेटर ने उसके चुने हुए व्यंजन क्यों नहीं लिखे। तभी लीना बोली, इन्हें छोड़कर बाकी सब ले आओ। लगभग पूरा मेन्यू था, 20-30 व्यंजन थे। बड़ी बहन लीना, ये बहुत ज्यादा है, हम इसे पूरा नहीं खा पाएंगे। देवराज ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो अपनी नई बड़ी बहन के बारे में अच्छी तरह समझ चुका था। उसके इस सहज स्वभाव के कारण उसे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। लीना ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हम इसे पूरा कैसे नहीं खा पाएंगे? तुम अभी भी बड़ी हो रही हो, इसलिए तुम्हें काफी कुछ खाने की जरूरत है। अरे ये क्या है, लोगों को ज्यादा खाना खिलाना? जाहिर है सिर्फ तुम ही ज्यादा खाती हो। लीना के खाने का ऑर्डर खत्म करने के बाद एक ठंडी, उपहास से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज ने मुड़कर देखा तो 2 आदमी और एक औरत दिखाई दिए। 3 लोग जो अभी अभी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। जब वे तीनों उनके पास से गुजरे तो उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो बात तो लड़की की ही थी। उस युवती ने गहरे नीले रंग का चोगा पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो तात्विक ऊर्जा चोगे के चारों ओर घूम रही हो, जिससे वो हल्के नीले रंग में चमक रहा हो। उसकी छाती के बाईं ओर 6 सुनहरी धारियों से घिरा एक 3 तारों वाला प्रतीक था। एक जादुई चोगा। क्या ये कोई जादूगर है? देवराज जादूगरों के बारे में सिर्फ अपने पिता की शिक्षाओं से ही जानता था। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी जादूगर को देखा था। 3 तारे और 6 धारियां, ये तीसरे चरण 6ठे दर्जे के व्यवसाय का प्रतीक था। तो ये एक असली जादूगर था। जादूगर के पेशे के 3 शुरुआती चरणों को जादूगर की सहायक, जादुई शिष्य और असली जादूगर नाम दिया गया था। धमाका लीना, जो जोर से मेज पर जोर से मुक्का मार रही थी, खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मेघा राठी,
तुमने किसे ज्यादा खाने वाला बताया? मेघा ने घुरघुराते हुए कहा। आखिर कौन है जो इतना खाता है? देवराज, जिसने पहले जादुई वस्त्र पर ज्यादा ध्यान दिया था, ने जादूगर के रूपरंग को फिर से गौर से देखा। मेघा राठी और लीना सिन्हा को दुर्लभ सुंदरिया कहा जा सकता है, फिर भी उनकी शैलियां बिल्कुल अलग थी। सीधी सादी और जोश से भरपूर लीना एक तरह की हृष्ट-पुष्ट सुंदरी थी। दूसरी ओर मेघा का रूपरंग ज्यादा स्त्रियोचित और चतुर था। गोरी त्वचा, मध्यम कदकाठी, पीठ के पीछे खुले लंबे हल्के नीले रंग के बाल, सुंदर भौहें, सुंदर नाक, एक जैसी नीली आंखें और उसका सौम्य चेहरा, ये सब देखकर लोग आसानी से उसे अपना मान लेते थे। हालांकि उसके हाथों में लकड़ी से बनी एक 0.66 मीटर 2 लंबी जादुई काली छड़ी थी, जिसके ऊपर एक छोटे हाथ के आकार की शाखाएं उगी हुई थी, जो मुट्ठी भर नीले जलमणि को थामने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। जादू की छड़ी से निकलने वाली जादुई तात्विक शक्ति उसके वस्त्र से निकलने वाली शक्ति से कहीं अधिक तीव्र थी। क्या तुम झगड़ा करने की कोशिश कर रही हो या कुछ और? आंखों में गुस्से की चिंगारी लिए लीना मेघा के सामने आ गई। मेघा के साथ आए 2 युवक 2 कदम आगे बढ़े। एक उसके दोनों ओर थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। वे दोनों चमड़े के कवच पहने योद्धा थे, जाहिर तौर पर मेघा के अंगरक्षक। जादूगरों को सबसे ज्यादा डर हमले का था। जादू के जरिए जबरदस्त विनाशकारी शक्ति रखने के बावजूद वे बहुत कमजोर थे। इसलिए एक अच्छे जादूगर के पास हमेशा उनकी रक्षा के लिए सेवक होते थे। तुम दोनों देवियों, कृपया शांत हो जाओ। ठीक 1 महीने पहले तुम दोनों को प्रधान अधिकारी और मंत्री से सजा मिली थी। बाई ओर के योद्धा ने घबराकर याद दिलाया। लीना और मेघा ने लगभग एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक दूसरे को घूरते हुए। लीना सिन्हा की आवाज गुस्से से कांप उठी। पिछले महीने? तुम पिछले महीने के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे कर रही हो? अगर मेरे पिता और चाचा राठी इतनी जल्दी नहीं आते तो मैं तुम्हें एक ही वार से मार देती। मेघा राठी ने व्यंग्य किया। अगर मेरे पिता ने तुम्हारी रक्षा नहीं की होती तो मैं तुम्हें बर्फ की मूर्ति में बदल देती। लीना ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगर तुम्हें मुझे हराने का हुनर है तो कोई जादुई उपकरण इस्तेमाल मत करो। मेघा ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया। अगर तुम में हुनर है तो अपने गेंडा सवार को मत बुलाओ। लीना अब और अपने गुस्से को दबा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपनी हथेली पीठ की ओर घुमाई और अपनी 2 तलवारों में से एक तलवार निकाली। उसने दूसरी लड़की को चुनौती दी। चलो बाहर चलते हैं। इस बार मैं रोज को नहीं बुलाऊंगी। देखते हैं तुम मेरे खिलाफ कुछ कर पाती हो या नहीं। फिर मेघा ने अपनी छड़ी बगल में बैठी योद्धा प्रशिक्षु को थमा दी। तो ठीक है, मैं भी अपनी छड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस महिला की जादू करने की गति दिखाऊंगी। युवतियों, प्रधान अधिकारी और मंत्री ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर तुम दोनों ने फिर से हंगामा किया तो तुम दोनों को हिरासत में ले लिया जाएगा। योद्धाओं के चेहरों पर ठंडा पसीना आ गया जब वे लड़कियों के बीच खड़ी थी, और लड़कियों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी जिसमें निराशा भी थी, क्योंकि उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिरासत शब्द सुनते ही लीना और मेघा ने तुरंत संयम दिखाया। एक बार फिर उनके मुंह से निकला। मेघा ने व्यंग्य किया। इस बार खुद को भाग्यशाली समझो। भाग्यशाली? ये महिला 7वें दर्जे की शूरवीर है। यहां कोई 6ठे दर्जे का जादूगर नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहां भाग्यशाली कौन है। क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? ठीक है मेघा राठी, क्या तुम मुझसे शर्त लगा सकती हो? मेघा ने घुरघुराते हुए कहा। कौन सी शर्त? लीना ने अपने पीछे खड़े देवराज की ओर इशारा किया। ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझ पर हमला करेगा। तुम भी अपनी तरफ से किसी को भेजो। चूंकि हम सीधे द्वंद्व युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिरासत में लेने की समस्या ही नहीं आती। देवराज पहले लीना के शरीर में छिपा हुआ था, लेकिन अब जब लीना एक तरफ हट गई थी, मेघा आखिरकार उसे देख सकती थी।
लड़के को देखते ही मेघा की आंखें चमक उठीं। देवराज का चेहरा बेहद खूबसूरत और लगभग परफेक्ट था और उसकी आंखें अनोखी थी, दुर्लभ, साफ और सुनहरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ और भी अगोचर गुण थे जो उसे अचंभित कर देने के लिए काफी थे। देवराज और फिर लीना की ओर देखते हुए मेधा ने थोड़ा शांत स्वर में पूछा, क्या वो भी तुम्हारी तरह लड़के के वेश में एक लड़की है? देवराज का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने बाल गिरा दिए और उसकी भौहें सिकुड़ गई। मैं एक लड़का हूं, उसने मन ही मन सोचा। तुम लोग ऐसा होना क्यों नहीं छोड़ देते? सब मुझे लड़की क्यों समझते हैं? क्या तुम लोग ये नहीं देख सकते कि मेरे पास एक गंजेपन का निशान है? क्या तुम में थोड़ी भी समझदारी नहीं है? लीना ने विजयी भाव से कहा, तो मेरा छोटा भाई सुंदर है ना? क्या तुमने कभी किसी को उसके जैसा सुंदर देखा है? मेघा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसा शौक है, तुम्हें छोटे बच्चे पसंद है ना? वैसे तुम तो उससे बहुत बड़ी हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम लीना गुस्से से बोली, बताओ शर्त लगानी है या नहीं? सच बताओ तो मेरा छोटा भाई भी सूरजगढ़ हॉल से है, उसने आज ही दाखिला लिया है। मेघा कुछ हैरान हुई। क्या तुम गलती नहीं कर रही हो? तुम उसे बाहर भेजना चाहती हो? उसकी उम्र क्या है? क्या वो 15 साल का भी है? लीना बोली, इसकी चिंता मत करो, बस मुझे बताओ कि तुम शर्त लगाना चाहती हो या नहीं। अगर हिम्मत नहीं है तो जल्दी से चली जाओ। अपनी चाची का खाने का मूड खराब मत करो। किसकी चाची? अगर यही चाहती हो तो शर्त लगाते हैं। क्या वो कोई छोटा बच्चा नहीं है? राघव तिवारी, तुम जाओ। मेघा खुद नहीं जानती थी कि वो और लीना हमेशा क्यों झगड़ते रहते थे। साफ था कि वे एक दूसरे के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लीना बोली, चलो बाहर द्वंद्व युद्ध करते हैं ताकि दूसरों के काम पर असर न पड़े, और चूंकि ये एक शर्त है तो चलो कुछ दाव पर लगा देते हैं। मेघा बोली, तुम क्या शर्त लगाना चाहती हो? लीना, जिसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या दाव पर लगाना है, ने एक सफेद रंग का क्रिस्टल निकाला और कहा, मैं प्रकाश तत्व वाले 5वें स्थान के जानवर एलिगेंट गोल्ड टाइगर के इस जादुई क्रिस्टल को तुम्हारे घर के व्यवसाय से प्राप्त रेडिएंट शील्ड के विरुद्ध दाव पर लगाऊंगी। मेघा घबरा गई। क्या तुम पागल हो? उसे भी अस्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। एलिगेंट गोल्ड टाइगर का जादुई क्रिस्टल काफी दुर्लभ था। 5वें स्थान के जादुई क्रिस्टलों में यह सबसे अच्छे क्रिस्टलों में से एक था। हालांकि रेडिएंट शील्ड अच्छी थी, लेकिन उसका मूल्य इस जादुई क्रिस्टल जितना ज्यादा नहीं था। तो फिर उसे इतना भरोसा क्यों था? जादुई क्रिस्टल लीना के हाथ में उछल रहा था। उसने मेघा की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम्हें दाव लगाने से डर लगता है तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और अब से जब भी मुझसे मिलो याद रखना कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना। मुझे किस बात का डर है? ठीक है, चलो दाव लगाते हैं। मेघा ने तुरंत हामी भर दी। देवराज उनके बगल में खड़ा था, बिना कुछ बोले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लीना और मेघा के बीच तनाव का कारण क्या था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि भले ही ये दोनों बहुत शोर मचा रही थी, फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखा था, और वे असल में दुश्मन भी नहीं थी। लीना उसके साथ बहुत अच्छी रही थी। अपनी बड़ी बहन की खातिर वो मना नहीं कर सका। फिर सभी लोग रेस्टोरेंट से एक साथ बाहर निकले। लीना ने देवराज का हाथ खींचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, जबकि तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। बहन ने नेक इरादे से किया है, तुम्हें जीतना ही होगा। देवराज ने साफ देखा कि लीना की आंखों में कुछ धूर्तता थी, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिला दिया। बड़ी बहन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ मेघा भी अपनी अटेंडेंट का उत्साह वर्धन कर रही थी। राघव, इस छोटे बच्चे में कुछ हुनर नजर आता है, लेकिन तुम्हें जीतना ही होगा। अगर तुम जीत गए
तो मैं तुम्हें एक अच्छी तलवार दूंगी, लेकिन याद रखना कि उसे चोट न लगे। राघव ने बेबसी से कहा, मिस, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि द्वंद्व युद्ध खत्म होने के बाद, नतीजा चाहे जो भी हो, तुम मिस लीना के साथ कोई और परेशानी नहीं करोगी, वरना मुझे हेड ऑफिसर को इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। मेघा ने अधीरता से जवाब दिया, मुझे पता है। रेस्टोरेंट के सामने गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक खाली जगह थी। इस समय ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, इसलिए द्वंद्व युद्ध के लिए बस इतनी ही जगह थी। देवराज हाथ में एक भारी तलवार लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ राघव तिवारी भी आगे बढ़ा। देवराज ने मेघा की तरफ देखा और कहा, बहन मेघा, मैंने कभी किसी जादूगर का सामना नहीं किया। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। लीना और मेघा दोनों ही स्तब्ध रह गई। लीना ने तुरंत कहा, छोटे भाई, शांत हो जाओ। उसने देवराज को लड़ते देखा था। वो जानती थी कि उसका युद्ध अनुभव बुरा नहीं था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा रैंकिंग भी कम नहीं थी। मेघा के दोनों रक्षक ज्यादा से ज्यादा योद्धा के रूप में अभी अभी तीसरे चरण तक पहुंचे थे। अगर दोनों ने किसी भी पवित्र कौशल में महारत हासिल नहीं की होती तो उनके लिए देवराज से जीतना मुश्किल होता। हालांकि मेघा बिल्कुल अलग थी। उसे और लीना को सूरजगढ़ शहर की विलक्षण प्रतिभाएं माना जाता था। लीना की ओर देखते हुए देवराज ने गंभीर स्वर में कहा, बड़ी बहन, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि कई मामलों में प्रत्यक्ष अनुभव प्रशिक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैं एक जादूगर से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेघा हैरान राघव के पास गई और संदेह से पूछा, बच्चे, क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? अगर हां, तो तुम्हारी बहन लीना जरूर हार जाएगी। देवराज ने धीरे से अपनी भारी तलवार उठाई, सिर हिलाया और कहा, कोशिश किए बिना कोई जान नहीं सकता। बड़ी बहन लीना, क्या मैं बता सकता हूं? लीना ने उस शांत और निर्णायक मुद्रा को देखा जो देवराज से कहीं ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति की लग रही थी। फिर वो मुस्कुराई, वाह, ये मेरा छोटा भाई है, उसे दिखा दो कि तुम कितने मजबूत हो। मेघा राठी, हारते समय रोना मत, मैं हारने वाली हूं। मेघा ने लीना को घूरा। अपनी छड़ी निकाले बिना उसने देवराज की ओर इशारा किया और कहा, तो आओ। बहन मेघा, कृपया। देवराज ने अपनी भारी तलवार को अपने दाहिने कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए, शूरवीर की सलामी लेते हुए, अपने पैर के अंगूठे नीचे की ओर करते हुए कहा। वो मेघा की ओर बढ़ने लगा। पीछे न हटते हुए मेघा ने जल्दी और चुपचाप अपना मंत्र पढ़ा। उसके शरीर से हल्के नीले रंग की रोशनी फैल रही थी। देवराज की ओर अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए एक बर्फ का गोला सीधे उस पर फेंका गया। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। देवराज ने अपनी भौहें थोड़ी नीची कर ली और बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ के गोले के पास गया, मानो उससे सीधे टकराने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि मानो उसे पता हो कि देवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। बर्फ का गोला अचानक नीचे गिर गया। एक चटक की आवाज के साथ उसने जमीन पर हमला किया। प्रकाश का एक नीला प्रभामंडल तुरंत 2/3 मीटर व्यास के क्षेत्र को ढक गया और साथ ही देवराज का आक्रमण भी रुक गया। पैर में ठंडक का एहसास होने के साथ उसके कदम रुक गए। देवराज का शरीर लड़खड़ा गया, मानो उसने अपना संतुलन खो दिया हो। मेघा राठी के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, जैसे उसने एक और मंत्र पढ़ा हो और एक पतली नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो दूसरे चरण का जादूगर मंत्र था, बर्फ का आवरण। लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया। देवराज एक पल में उसके सामने आ गया था और अचानक चटक की आवाज के साथ उसके नीचे एक सुनहरी चमक प्रकट हुई। उसके पैर के नीचे जमीन की एक परत अचानक जम गई और फिर उसके पैर के उस पर पैर रखने से वो टूट गई, जिससे उसका शरीर स्थिर अवस्था में आ गया।
उसने फिर से अपना आक्रमण शुरू किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी गति में कोई खास कमी नहीं आई, बल्कि वो काफी बढ़ गई थी। जैसे ही वो बर्फ की परत को भेदने के लिए तैयार हुआ, उसका हाथ कांटेदार आक्रमण करने लगा। एक तृतीय चरण का शूरवीर, चाहे वो मेघा हो या दोनों अनुचर, सभी दंग रह गए। पवित्र प्रकाश तत्व की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर पाना केवल एक तृतीय चरण का शूरवीर ही कर सकता था। क्या वो युवक, जो शायद अभी 15 साल का भी नहीं लग रहा था, अप्रत्याशित रूप से पहले से ही तृतीय चरण का शूरवीर था? पू 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 बर्फ से टकराने जैसी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। देवराज ने अपनी भौहें थोड़ी नीची कर ली और बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ के गोले के पास गया, मानो उससे सीधे टकराने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि मानो उसे पता हो कि देवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है, बर्फ का गोला अचानक नीचे गिर गया। एक चटक की आवाज के साथ उसने जमीन पर हमला किया। प्रकाश का एक नीला प्रभामंडल तुरंत 2/3 मीटर व्यास के क्षेत्र को ढक गया और साथ ही देवराज का आक्रमण भी रुक गया। पैर में ठंडक का एहसास होने के साथ उसके कदम रुक गए। देवराज का शरीर लड़खड़ा गया, मानो उसने अपना संतुलन खो दिया हो। मेघा राठी के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, जैसे उसने एक और मंत्र पढ़ा हो, और एक पतली नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो दूसरे चरण का जादूगर मंत्र था, बर्फ का आवरण। लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया। देवराज एक पल में उसके सामने आ गया था और अचानक चटक की आवाज के साथ उसके नीचे एक सुनहरी चमक प्रकट हुई। उसके पैर के नीचे जमीन की एक परत अचानक जम गई और फिर उसके पैर के उस पर पैर रखने से वो टूट गई, जिससे उसका शरीर स्थिर अवस्था में आ गया। उसने फिर से अपना आक्रमण शुरू किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी गति में कोई खास कमी नहीं आई, बल्कि वो काफी बढ़ गई थी। जैसे ही वो बर्फ की परत को भेदने के लिए तैयार हुआ, उसका हाथ कांटेदार आक्रमण करने लगा। एक तृतीय चरण का शूरवीर, चाहे वो मेघा हो या दोनों अनुचर, सभी दंग रह गए। पवित्र प्रकाश तत्व की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर पाना केवल एक तृतीय चरण का शूरवीर ही कर सकता था। क्या वो युवक, जो शायद अभी 15 साल का भी नहीं लग रहा था, अप्रत्याशित रूप से पहले से ही तृतीय चरण का शूरवीर था? पू 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 बर्फ से टकराने जैसी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हालांकि मेघा बेहद डरी हुई थी, फिर भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। फिर भी उसके शरीर के चारों ओर सफेद बर्फ का एक छल्ला प्रकट हुआ और देवराज के जबरदस्त प्रहार ने उसे केवल पीछे धकेल दिया। हिम तत्व मंत्र, हिम छल्ला, हिम जादूगरों द्वारा निकट युद्ध के कार्यों से निपटने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र था। अपनी जादुई छड़ी का उपयोग किए बिना भी मेघा अभी भी मंत्र को तेजी से और लगातार डाल सकती थी। ये उसे एक प्रतिभाशाली की उपाधि के लिए उपयुक्त बनाता था। हालांकि मेघा बेहद डरी हुई थी, उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। फिर भी उसके शरीर के चारों ओर सफेद बर्फ का एक छल्ला प्रकट हुआ और देवराज के जबरदस्त प्रहार ने उसे केवल पीछे धकेल दिया। हिम तत्व मंत्र, हिम छल्ला, हिम जादूगरों द्वारा निकट युद्ध के कार्यों से निपटने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र था। अपनी जादुई छड़ी का उपयोग किए बिना भी मेघा अभी भी मंत्र को तेजी से और लगातार डाल सकती थी। ये उसे एक प्रतिभाशाली की उपाधि के लिए उपयुक्त बनाता था। देवराज, जो अभी अभी रिहा हुआ था, चौंक गया। उसने महसूस किया कि एक जादूगर के खिलाफ लड़ाई एक योद्धा से लड़ने की तुलना में कितनी अलग थी। उसी क्षण 10 हिमखंड बिजली की गति से उसके बगल से उठे और बाएं दाएं दोनों तरफ से उसका रास्ता रोक दिया। जमी हुई हवा ने देवराज को ठंडक का एहसास कराया और उसे लगा जैसे उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की गति कुछ धीमी पड़ गई हो। मेघा की ताकत उसका शांत मन था।
वो लगभग लीना सिन्ह के बराबर थी। उसे ये नहीं पता था कि हालांकि ये छोटा सा बच्चा तीसरे चरण का शूरवीर था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसके जैसे स्वर्ग प्रदत्त व्यक्ति के बराबर हो। दूसरी तरफ खड़ी लीना के नजरिए से ऐसा लग रहा था कि पिंजरे में बंद होने पर देवराज बर्फ के जादू से जरूर बंधा होगा, जिससे उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी और आसपास की बाधा से बचने से पहले ही मेघा शायद उसे हरा देती। हालांकि उस समय देवराज पहले ही उछल पड़ा था। ये नासमझ बच्चा लीना फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। उसके जैसी जादूगरनी से द्वंद्व युद्ध करते हुए, उसकी सीमा में रहते हुए भी तुम क्यों उछल पड़े? क्या ये खुद को एक आदर्श निशाना नहीं बना रहा? मेघा का आइस केज का इस्तेमाल करने का मकसद उसे उछलने पर मजबूर करना था। ऐसा लग रहा था कि उसे जादूगर से लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं था। लड़के को हवा में उछलते देखकर मेधा ने एक जानबूझकर मुस्कान दी। उसने देवराज पर सीधे निशाना साधते हुए आइस बॉल से हमला करना शुरू कर दिया। वो पहले से ही उस पर आसानी से वार कर रही थी। अगर उसने पहली श्रेणी की आइस बॉल का इस्तेमाल न करके दूसरी श्रेणी की आइस एज या आइस कोन का इस्तेमाल किया होता तो हमला और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। हालांकि देवराज के अगले कदम ने दर्शकों को एक बार फिर चौंका दिया। देवराज के शरीर से एक हल्की सुनहरी आभा निकली जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने भारी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर उठाया, जिससे एक सुनहरी आभा फैली, जिसने उसके पहले से ही सुंदर चेहरे पर एक तरह का दिव्य एहसास भर दिया। देवराज पर उड़ती हर आइस बॉल उससे लगभग 33 सेंटीमीटर दूर गायब हो गई। उन दोनों की ठंडी हवा भी उस सुनहरी आभा को पार नहीं कर पा रही थी। बिजली का कट। मेघा के दिमाग में तुरंत दो शब्द उभरे। उसकी मुस्कान तुरंत जम गई। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और बर्फ का आवरण फेंका। देवराज आकाश से नीचे उतरे। अपनी भारी तलवार लहराते हुए उनकी पीली सुनहरी आभा अचानक और तीव्र हो गई, जिससे तलवार के चारों ओर 33 सेंटीमीटर चौड़ी हल्की धार वाली धार बन गई। लाइटनिंग कट एक तृतीय चरण का शूरवीर कौशल था, जिसका अभ्यास प्रतिशोध शूरवीर और संरक्षक शूरवीर दोनों करते थे, और इसमें 50 इकाई आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी। शरीर से पवित्र शक्ति निकालकर कोई भी इसे दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक धार में संघनित कर सकता था। आक्रमण की दूरी और शक्ति व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर के समानुपाती होती है। ये आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा पर आधारित पहली लंबी दूरी की आक्रामक क्षमता थी, जिसका उपयोग शूरवीर कर सकते थे। हालांकि इसमें शाइनिंग सोलर स्ट्राइक जितनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी, फिर भी इसकी शक्ति तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी। इसका कारण यह था कि लाइटनिंग कट एक लंबी दूरी की क्षमता थी, जिसका उपयोग आक्रामक और रक्षात्मक दोनों उपायों के रूप में किया जा सकता था। फिर भी केवल 5वीं या उससे ऊपर के रैंक वाले वास्तविक शूरवीर ही लाइटनिंग कट का पूरी क्षमता से उपयोग कर सकते थे। जैसे जैसे शूरवीर का दर्जा बढ़ता गया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती गई, कौशल की शक्ति भी बढ़ती गई। प्रकाश की सुनहरी धार बर्फीली ढाल से टकराई और एक तड़क भड़क की आवाज हुई। बर्फ का आवरण तुरंत टूट गया और साथ ही बिजली के कट से निकलने वाली प्रकाश की धार भी गायब हो गई। देवराज की हरकतें यही नहीं रुकी। जैसे ही वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ, उसने तुरंत मेघा की ओर एक और हमला शुरू कर दिया। जब मेघा को एहसास हुआ कि उसके बर्फ के आवरण ने बिजली के कट को रोक लिया है, तो उसे राहत मिली। उसने मन ही मन सोचा, शुक्र है इस बच्चे की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना ज्यादा नहीं है, वरना उस एक हमले को रोकना मुश्किल होता। मैंने उसे कम करके आका था। हालांकि जैसे ही मेघा ने बिजली के कट को रोका, उसके चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई। उसने देवराज के हमले को रोकने के लिए एक बार फिर बर्फ की अंगूठी का इस्तेमाल किया। 1.5 साल पहले की तुलना में यह कहना सुरक्षित था कि अब देवराज ने दिव्य अवरोध
में तकनीकी दक्षता का उच्च स्तर हासिल कर लिया था। वास्तव में, हालांकि दिव्य अवरोध एक शक्तिशाली कौशल था, फिर भी इसका प्रयोग करते समय सही समय का होना जरूरी था। इस कौशल का प्रयोग वो केवल कुछ ही क्षणों तक कर पाता था, इसलिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उसके लिए प्रतिद्वंद्वी की चाल का सटीक अनुमान लगाना आवश्यक था। दिव्य अवरोध का प्रयोग करके देवराज बर्फ के छल्ले का प्रतिरोध करने में सक्षम था और इसलिए पीछे नहीं हटा। मेघा राठी ने ऐसी चाल की कभी उम्मीद नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी जीत हुई। अगर मेघा ने अपने जादुई उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लिया होता, या अगर वो शुरू से ही अधिक सावधान रहती, तो देवराज को प्रतिद्वंद्वी मानना मुश्किल होता, क्योंकि आध्यात्मिक चूल्हे के साथ विलय करने के लिए उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो चुकी थी। हालांकि देवराज की कम उम्र उसे भ्रमित कर रही थी, साथ ही वह दिव्य प्रतिकार मंत्र दिव्य अवरोध का प्रयोग कर रहा था, इसलिए मेघा का दुखद अंत हुआ। लीना सिंह ये देखकर हैरान थी कि देवराज ने दिव्य अवरोध का कितना अच्छा प्रयोग किया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये शौर्य देव के साथ उसके कठोर दैनिक प्रशिक्षण का परिणाम था। प्रतिदिन 2 घंटे के युद्ध अभ्यास के कारण देवराज पहले से ही सहज रूप से दिव्य अवरोध का प्रयोग कर सकता था और केवल अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर प्रतिद्वंद्वी की चालों का सटीक अनुमान लगा सकता था। बेकार और परेशान मेघा को देखकर लीना अपने शुरुआती आश्चर्य से बाहर आई और हंसी। तुम असंभव क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरे छोटे भाई को भी नहीं हरा सकते, तो मुझे चुनौती देने के बारे में सोचना भी मत। चलो, तुम हार गए, इसलिए अपना वादा पूरा करो। हाँ, अच्छा लगा। बोलते हुए लीना ने देवराज को पकड़ लिया और उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन दिया। देवराज स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसका खूबसूरत चेहरा अचानक शर्मिंदगी से लाल हो गया। लीना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। छोटे भाई, जब तुम शर्मिंदा होते हो तो बहुत प्यारे लगते हो, हालांकि जब तुम लड़ते हो तो और भी अच्छे लगते हो। चलो खाना शुरू करते हैं। मेघा के पीछे हटने के बाद लीना का मूड अच्छा था। देवराज के साथ उन्होंने लजीज खाना खाया। उन्होंने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसने जो हिस्सा खाया वो अप्रत्याशित रूप से देवराज के खाने से बहुत बड़ा था। हालांकि वो अभी भी बढ़ रहा था। दोनों ने अचानक मेज पर रखा लगभग सारा खाना खुद ही खत्म कर दिया। वाह, मेरा पेट भर गया है। छोटे भाई, अगर अब से हम रोज साथ खाना खाएंगे तो बहन का वजन जरूर बढ़ जाएगा। देवराज अचानक चूमने से पहले ही उबर चुका था। जब उसके ठंडे मुलायम होठों ने उसके गालों को छुआ तो वो गर्म एहसास बस कुछ पल के लिए ही रहा, लेकिन ये एहसास उसके मन में गहराई से अंकित हो गया। अपने माता पिता के जाने के बाद उसे पहली बार परिवार का एहसास हुआ। बड़ी बहन का होना कितना अच्छा होता है। बड़ी बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपके और बहन मेघा के बीच इतनी अनबन हो गई? देवराज ने उत्सुकता से पूछा। लीना ने घुरघुराते हुए कहा, मुझे तो बस जिक्र करते ही गुस्सा आ जाता है। शुरू में जब हम छोटे थे तो हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम अच्छे दोस्त थे। लगभग 5 साल पहले हमें एक ही लड़के से प्यार हो गया, जो जादूगर मंदिर का कोई आदमी था। वो तुम्हारे जितना सुंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी दिखने में अच्छा था। वो प्रतिभाशाली भी था। उस समय मेघा और मैं अब भी अच्छे दोस्त थे। जब मुझे पता चला कि वो भी उसे पसंद करती है तो मैं उससे नाता तोड़ने को तैयार था, लेकिन वो लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मेघा ने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया है और भविष्य में उसकी तरक्की के लिए उसे झुकना होगा। तब से मैंने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा। फिर मैं मेघा से इस बारे में पूछने गया और हमारा झगड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं झूठा हूं, मैं नीच हूं वगैरह वगैरह। जितना हम झगड़ते
उतना ही गुस्सा आता, फिर हम मारपीट पर उतर आए। तब से हमारा रिश्ता वैसा ही हो गया है जैसा तुमने अभी देखा। अब नीच कौन है? देवराज ने अविश्वास से कहा। हो सकता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी रही हो। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें बहन मेघा से एक बार और बात करनी चाहिए। लीना ने कहा। गलतफहमी? वो आदमी गायब हो गया है। उसने उसे जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। खैर, अब इस बारे में बात नहीं करते। बीती बातें याद करके मुझे और भी गुस्सा आएगा। हालांकि ये मेघा भले ही परेशान करने वाली हो, हमेशा अपनी बात रखती है। हाँ, हमने बड़ी जीत हासिल की। दीप्तिमान प्रकाश ढाल तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त ढाल होगी। शूरवीर के रूप में 5वीं सीढ़ी तक पहुंचने के बाद भी। क्या तुम इसे मुझे दे रही हो? देवराज थोड़ा हैरान हुआ। लीना बोली, जरूर, ये तुम्हारे लिए है, वरना मैं उससे शर्त क्यों लगाऊंगी? मुझे उसकी चीजों की जरूरत नहीं है। क्या तुम एक संरक्षक शूरवीर नहीं बनना चाहते थे? किस तरह के संरक्षक शूरवीर के पास ढाल नहीं होती? सूरजगढ़ हॉल से तुम्हें ज्यादा अच्छी ढालें नहीं मिलती, लेकिन इस दीप्तिमान प्रकाश ढाल से तुम्हारी रक्षा क्षमता काफी बढ़ जाएगी। देवराज को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका दिल गर्मजोशी से भर गया हो। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे लड़ाया और मेघा के खिलाफ जो शर्त लगाई, उससे उसे एक अच्छी ढाल मिल जाएगी। लीना ने अपनी उंगलियों से खेलते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ आह भरी। ये सब मेरे पिताजी की गलती है। उन्होंने मुझे और पॉकेट मनी देने से इनकार कर दिया, वरना मैं सीधे तुम्हारे लिए नया सामान खरीद लेती। मुझे ये तरीका क्यों अपनाना पड़ता? बड़ी बहन, देवराज धीरे से रोया। लीना मुस्कुराई। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई है? तुम कितने भावुक बच्चे हो। चलो वापस चलते हैं, कल से तुम्हें स्कूल जाना है और बड़ी बहन के पास तुम्हें देने के लिए अभी भी कुछ सलाह है। जब वे नाइट हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में एक बड़ा बैग लिए सम्मान पूर्वक उनका इंतजार कर रहा था। मिस लीना, मेरी लेडी ने मुझे ये आपके लिए लाने का आदेश दिया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने बैग लीना को दे दिया, फिर मुड़ गया। जाते हुए आदमी को देखकर लीना हंसी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेघा को इस बात का कितना अफसोस हुआ होगा। लगता है उसके पास मुझसे ज्यादा जेब खर्च नहीं है। सूरजगढ़ हॉल लौटने के बाद लीना सिंह देवराज के पीछे पीछे सीधे उसके कमरे में चली गई। छोटे भाई, देखो, ये दीप्तिमान ढाल है। लीना ने उत्साह से अपने हाथ में थैला खोलते हुए कहा, फिर ढाल देवराज को दे दी। ये लगभग 0.83 मीटर, 2 हाथ 5 अंगुल व्यास की एक गोलाकार ढाल थी। एक मध्यम आकार की ढाल। पूरी ढाल गहरे चांदी के रंग की थी, जिससे ये कुछ प्राचीन लग रही थी। ढाल के बीच में कबूतर के अंडे के आकार का एक गोल रत्न था। रत्न से हल्का सुनहरा रंग निकल रहा था। क्रिस्टल को बीच में रखकर ढाल पर एक सूर्य उकेरा गया था, जिसके पैटर्न किनारे तक फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ढाल ज्यादा भारी नहीं थी, हालांकि उसमें से एक शुद्ध प्रकाश आभा निकल रही थी। जल्दी से इसे पहनकर देखो। लीना ने दीप्तिमान प्रकाश ढाल देवराज को दे दी। देवराज ने मना नहीं किया। जब वो किसी को अपना प्रियजन मानता था तो वो कभी भी उसके उपहार को अस्वीकार नहीं करता था। साथ ही वो उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता था। दीप्तिमान ढाल प्राप्त करने के बाद देवराज को एहसास हुआ कि ढाल के पीछे सिर्फ एक साधारण हैंडल नहीं था, वो एक दस्ताने जैसा कुछ था। उसने अपना बायां हाथ अंदर डाला। दस्ताने का आकार थोड़ा ज्यादा था, जिससे उसकी पूरी बाहर ढकी हुई थी। उसका हाथ दस्ताने के अंदर तक पहुंच गया, बस इतना कि अंदर लगे धातु के हैंडल को पकड़ सके। नतीजतन ढाल ने उसकी पूरी बाहर ढक ली। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह ढाल उसे पूरी तरह से फिट थी। ढाल और खासकर उससे निकलने वाली हल्की रोशनी देवराज को बहुत आरामदायक एहसास दे रही थी।
लीना उसकी बाह पर दस्ताने को एडजस्ट करने के लिए आगे आई। दस्ताने के अंदर उसके आकार को एडजस्ट करने के लिए कई बटन थे ताकि वह देवराज की बाह पर बेहतर तरीके से फिट हो सके। एडजस्ट करने के बाद जब उसने फिर से अपना हाथ हिलाया तो ऐसा लगा जैसे देवराज और उसकी ढाल एक ही इकाई हो। दीप्तिमान ढाल ज्यादा भारी नहीं थी। अपनी बाह को धीरे से हिलाने और उसके भारहीन स्वभाव को महसूस करने के बाद देवराज को तुरंत उससे प्यार हो गया। लीना ने कहा, दीप्तिमान ढाल अपने आप में 300 से कम आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर वाले विरोधियों के सीधे हमलों से बचाव कर सकती है। अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के बाद ये और भी बढ़ जाएगी। ढाल से निकलने वाली प्रकाश आभा आपको अधिकांश जादुई मंत्रों के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकती है। उदाहरण के लिए मेघा राठी के बर्फीले जादू का जमा देने वाला प्रभाव। ये एक संरक्षक शूरवीर के कुछ कौशलों के साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली भी है। इस रत्न को देखिए, ये एक सद्भाव क्रिस्टल है। ऐसे क्रिस्टल के साथ जब तक ढाल को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंचती, ये स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम होनी चाहिए। ये ढाल 5वीं श्रेणी के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली ढाल भले ही न हो, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे व्यावहारिक जादुई ढाल है। देवराज ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल में स्थानांतरित करने का प्रयास किया और उसी क्षण दीप्तिमान ढाल के केंद्र में सूर्य का स्वरूप चमक उठा, जिससे ढाल के पूरे बाहरी भाग से एक पतली सुनहरी चमक निकल आई। लेकिन इस प्रकाश आभा ने देवराज की आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिक उपभोग नहीं किया। बड़ी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देवराज ने तहे दिल से कहा। लीना मुस्कुराई। आप मुझे किस बात का शुक्रिया अदा कर रही है? ये तो आप ही है जिन्होंने जीता है। ठीक है, मुझे आपको बताना होगा कि आप हमारे हॉल में क्या पढ़ेंगी। देवराज के कमरे में 1 घंटा बिताने के बाद वो आखिरकार चली गई। उसके परिचय के बाद देवराज का सूरजगढ़ हॉल के बारे में ज्ञान काफी बढ़ गया। सुहानी सुबह देवराज ने साधारण स्नान करने के बाद अपने लिए लाया गया नाश्ता खाया। केवल शूरवीरों को ही ऐसा विशेष सम्मान दिया जाता था। दूसरी ओर मानक शूरवीरों को भोजन कक्ष में जाना था। नाश्ता करने के बाद वो इतनी सुबह सुबह नाइटमैन हॉल में गए। नाइटमैन हॉल 2 मंजिल का था। ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। पहली मंजिल का इस्तेमाल गार्जियन नाइट्स के व्याख्यानों के लिए किया जाता था और दूसरी मंजिल रिट्रीब्यूशन नाइट्स के लिए। जब देवराज आया तो वो कक्षा जहां संरक्षक शूरवीरों को पढ़ाया जाना था बिल्कुल खाली थी। उसने अपनी भारी तलवार और अपनी दीप्तिमान ढाल कमरे के एक कोने में रख दी और शांति से प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे शूरवीर एक एक करके कक्षा में आने लगे और थोड़ी ही देर में कमरा पूरी तरह भर गया। देवराज ने गिनती की। उसके आसपास लगभग 80 शूरवीर थे, लेकिन प्रतिशोध शूरवीरों की तुलना में संरक्षक शूरवीर कहीं ज्यादा थे। देवराज कोने में बैठा था, लेकिन फिर भी उसने ध्यान दिया, ठीक वैसे ही जैसे बाकी शूरवीरों ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया था। इन अनगिनत शूरवीरों ने भव्य पोशाक पहनी हुई थी और उसे अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उनसे बहुत छोटा था। देखो, ये छोटा सा लड़का कौन है? वाह, ये कोई दीप्तिमान ढाल नहीं हो सकता। इसका परिवार जरूर बहुत अमीर होगा, लेकिन किसी को सिर्फ पैसे होने की वजह से हमारे नाइटमैन हॉल में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या ये किसी प्रशिक्षक का रिश्तेदार हो सकता है? कहना मुश्किल है। कल ड्यूटी पर तैनात मेरे छोटे भाई से सुना कि हमारा हेलरोज एक सुंदर लड़के को लेकर आया है। शायद यही छोटा सा लड़का है। बस हॉल मास्टर उसे हमारे साथ क्लास लेने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? एक लंबा चौड़ा नौजवान नाइट देवराज के सामने आया और धीरे से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम गलत जगह पर नहीं हो? ये नाइटमैन हॉल है। स्टैंडर्ड नाइट्स की कक्षा दूसरी तरफ है। इन नाइट्स की नजर से अगर देवराज इस उम्र में ही स्टैंडर्ड नाइट होता तो उसे एक महान प्रतिभाशाली माना जा सकता था। देवराज जल्दी से उठा और विनम्रता से नाइट सैल्यूट करते हुए अपनी तरफ मुड़ा। नमस्ते, मैं नाइटमैन हॉल की कक्षा में आया हूं।
मेरा नाम देवराज है। जैसे ही नाइट को लगा कि उसे अभी भी कुछ कहना है, एक कर्कश आवाज सुनाई दी, कक्षा अब शुरू होगी। शूरवीर बहुत डर गए और मानो इस कर्कश स्वर वाले स्वामी से डरकर वे जल्दी से मुड़कर अपनी सीटों पर वापस चले गए। देवराज की नजर वक्ता की ओर गई। वहां एक लंबा चौड़ा दुबला पतला अधेड़ आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ पर एक गोलाकार ढाल थी। इस अधेड़ आदमी ने भी उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से पूछा। देवराज ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर और जोरदार आवाज में कहा, तो फिर तुम वहां क्यों खड़े हो? इस अप्रत्याशित रूप से तेज आवाज से देवराज चौंक गया और जल्दी से बैठ गया। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। हर एक शूरवीर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मान से देख रहा था। उसकी ओर देखने वाली निगाहें पूरी तरह से भय से भरी हुई लग रही थी। नन्हे नवागंतुक, मैं यशवर्धन राव हूं, सूरजगढ़ हॉल का मुख्य प्रशिक्षक। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, लेकिन यहां पहुंचते ही तुम एक साधारण शूरवीर बन गए हो। अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें वापस मानक शूरवीरों के यहां खदेड़ दूंगा, समझे? हां। देवराज एक बार फिर खड़ा हुआ और मुख्य प्रशिक्षक की ओर एक और प्रामाणिक शूरवीर सलामी दी। एक साधारण शूरवीर? इन चंद शब्दों ने कमरे में मौजूद शूरवीरों में खलबली मचा दी। ये युवक, जो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था, शूरवीर था? क्या ये कोई भूल नहीं थी? सब खड़े हो जाओ, यशवर्धन राव अचानक चिल्लाया, इस तीखी आवाज पर प्रतिक्रिया स्वरूप। सभी शूरवीर तेजी से उठ खड़े हुए। यशवर्धन ने उन्हें ठंडेपन से देखा। क्या तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं इतनी कम है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? एक संरक्षक शूरवीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? किसी भी परिस्थिति में शांत रहना। शूरवीरों की भीड़ ने जोर से सहमति जताई। और अब तक तुमने क्या हासिल किया है? यशवर्धन की निगाहों ने इन शूरवीरों को डरा दिया। इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। यशवर्धन राव ने कहा, अपने भारी उपकरण पहनो और प्रशिक्षण मैदान के 50 चक्कर लगाओ, वरना तुम्हें यह पाठ याद नहीं रहेगा। अभी जल्दी करो। हां। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इनकार करे। संरक्षक शूरवीर एक एक करके कक्षा से बाहर निकलने लगे। देवराज भी काफी डरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्य प्रशिक्षक इतना गुस्सैल होगा। आखिर तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम उनके समूह का हिस्सा नहीं हो? उनके साथ चले जाओ। यशवर्धन ने गुस्से से देवराज की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हां, उपकरणों का गोदाम नाइट हॉल के तहखाने में था। देवराज को एक सेट मिलने के बाद वो रोने को मजबूर हो गया। चूंकि वो बहुत छोटा था, उसका शरीर अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। पूरे शरीर की रक्षा के लिए बनाया गया वो भारी कवच 50 किलोग्राम 100 सैर से भी ज्यादा भारी था और उसे पहना नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका शरीर बहुत छोटा था। वो उससे सिर्फ अपने शरीर को ढक सकता था, उसे ऊपर से लपेट सकता था, और अगर वो नहीं चाहता था कि कवच नीचे गिर जाए तो उसे अपने दोनों हाथों से उसे दोनों तरफ से उठाना पड़ता था। दूर से एक धातु जैसी झंझाहट की आवाज गूंजी। प्रशिक्षण क्षेत्र गोलाकार था और 666 मीटर 200 धनुष लंबा था। भारी उपकरण पहनने की आवश्यकता के अलावा इन 2 सवे बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर के शूरवीरों के लिए भी ये कोई आसान काम नहीं था। यशवर्धन, जो प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा था, उसे दौड़ते हुए देख रहा था। पीछे मत पड़ना, जो पीछे छूट जाएंगे उन्हें 50 चक्कर और लगाने होंगे। देवराज, इधर आओ। जाहिर है उसे नलिन सेन से अपना नाम पता था। जी हां, प्रशिक्षक। देवराज भारी कवच को घसीटते हुए यशवर्धन के सामने दौड़ा। यशवर्धन ने हल्के से कहा, तुम नए हो, इसलिए तुम्हें अभी भी यहां का नियम नहीं पता। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, और जब तक तुम्हारे हमले मुझे पीछे धकेल सकते हैं, तुम्हें उनके साथ दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर गोल गोल दौड़ रहे शूरवीरों ने अपनी गति तेज कर दी।
किसी की भी यशवर्धन की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि कई लोगों की निगाहें दया से भरी थी। हां, देवराज ने जल्दी से अपने शरीर से भारी कवच उतार दिया। उसके बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार थी। उसे व्यावहारिक युद्ध का प्रथम श्रेणी का अनुभव था। उसने दबावपूर्ण परिस्थितियों में काफी प्रयोग किए थे और अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। मुख्य बात यह थी कि उसे हारने का डर नहीं था। बुरी से बुरी स्थिति में उसे बस चक्कर लगाने होंगे। यशवर्धन ने अपनी ढाल उठाई और देवराज द्वारा इस्तेमाल की जा रही प्रभावशाली दीप्तिमान ढाल पर ध्यान दिए बिना उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले हमला कर सकते हो। हां, कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए गुरु। बाएं हाथ की ढाल और दाएं हाथ की तलवार देवराज को ज्यादा रास नहीं आ रही थी। आखिरकार वो पहली बार ढाल का इस्तेमाल कर रहा था और इससे उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर भी उसके नजरिए से खाली हाथ रहने से ढाल बेहतर थी। सूरजगढ़ हॉल आने से पहले ही देवराज ने तय कर लिया था कि वो लोगों के खिलाफ 2 तलवारों से बेतहाशा नहीं लड़ेगा। जब वो खुद अभ्यास करेगा तभी वो प्रतिशोध शूरवीरों की क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। शौर्यदेव ने अपने बेटे को प्रशिक्षण देते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक सलाह दी। उसे सावधान रहना होगा कि प्रतिद्वंद्वी को उसकी कमजोरियों का एहसास न होने दे। वो तेजी से दौड़ा। देवराज की गति बढ़ गई और वह एक छोटे तेंदुए की तरह यशवर्धन की ओर दौड़ा। उसकी गति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके कदम काफी स्थिर थे। उसकी पुतलियां यशवर्धन के शरीर पर जमी हुई थी और अपनी उत्कृष्ट अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसने प्रशिक्षक का विश्लेषण किया। कल शाम यदि हम इस तथ्य को एक तरफ रख दे कि मेघा राठी ने उन पर आसानी से वार किया, तो देवराज को जीत दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी उत्कृष्ट निर्णय क्षमता और गणना क्षमता का था, जो उनकी उत्कृष्ट मानसिक शक्ति के साथ मिलकर बनी थी।